फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि पौधों में जनन किस प्रकार का होता है। अब थर्ड चैप्टर जो पढ़ाना है, जो एनसीईआरटी बोर्ड के अनुसार, जो यूपी बोर्ड में जो सिलेबस आया हुआ है, उसमें थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। सबसे रिप्रोडक्शन बताने से पहले आपको उसका जनरल आइडिया मैं एक दे दूं, एक उसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि कोई भी जीव जिसका जन्म हुआ है एक निश्चित अवधि के बाद कभी न कभी उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अर्थात मानव शरीर या किसी भी जीव का शरीर मरणशील एवं नश्वर है। इसलिए वह चाहता है, प्रत्येक जीव यह चाहता है कि वह अपनी उस जीवन अवधि में अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न कर दे। यह अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में क्या करता है कि जीव अपने आनुवंशिक लक्षणों को अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इस तरह से उसके आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। दूसरा कार्य यह होता है कि प्रकृति में उस जाति के जीवों की संख्या कम नहीं होती है। देखिए, जंतुओं में, मुख्य रूप से जंतुओं में आप देखेंगे तो जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करने का मतलब यह है कि बाहर से ही देखने पर यह पता चल जाता है कि कौन नर है और कौन मादा है। इस प्रकार के सभी जीव जिनमें नर लैंगिक लक्षण अलग होते हैं जिसमें और मादा लैंगिक लक्षण अलग होते हैं, वे सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। मनुष्य भी इसी प्रकार का एक प्राणी है कि इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें दोनों ही तरह के लिंग यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही जंतु में होते हैं। ऐसे सभी जीवों को जिनमें नर एवं मादा जन्नांग एक ही जीव में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जंतु यानी बाइसेक्सुअल एनिमल कहा जाता है। जैसे केचुआ, जोक और हाइड्रा की कुछ जातियों में इस प्रकार का के लैंगिक लक्षण दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, या मनुष्य जैसे बहुत सारे स्तनधारी या अन्य जीवों में, कि यह सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। बाहर से ही देखने पर पता चल जाता है कि कौन नर है अथवा कौन मादा है। जैसे मनुष्य में है क्या, एक निश्चित समय के बाद दाढ़ी और मूछें आना, बछवाक का चौड़ा हो जाना और आवाज बोल्ड हो जाना और उनमें प्रजनन की क्षमता आ जाना, यह नर के लक्षण विकसित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मादाओं में भी स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाना और मेलोडियस साउंड हो जाना और उसमें ओम का फॉर्मेशन होना, यह सभी उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। आइए मैं आपको जो जनरल आइडिया दूं, तो मनुष्य में जो नर में है उसमें जो मेल, मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है। मादा में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवरी होता है। अब प्रक्रिया आप मनुष्य नर में देखिए कि मनुष्य नर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स द्वारा बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उससे यह स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पोषक पदार्थों का अवशोषण करके थोड़ा सा इनलार्ज हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, जो आगे चल करके स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहलाती हैं। इस स्पर्मेटोसाइट सेल्स में स्पर्मेटिलियासिस की क्रिया होती है और जिससे बनते हैं स्पर्म्स। और जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं यह ओवल स्ट्रक्चर होते हैं, गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं और यह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 2n होते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनते हैं। और इसमें स्पर्मेटिलियासिस की जो क्रिया होती है तो स्पर्मेटोसाइट सेल्स में इस तरह से टेल निकल आते हैं और यह सक्रिय स्पर्म्स बन जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं। अब आइए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखिए। जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह होता है ओवरी, अर्थात अंडाशय होता है। अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियल सेल में बनते हैं ओगोनिया। जिस तरह से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं उसी तरह से इसकी जर्मिनल एपिथेलियल में ओगोनिया बनते हैं। ओगोनियल सेल्स इनलार्ज हो जाती हैं पोषक पदार्थों का अवशोषण करके, थोड़ा सा और मेच्योर होती हैं, जो oocyte सेल्स कहलाती हैं। oocyte सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं।
डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और फिर इसमें इससे oocyte सेल से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं ओवम, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हो जाते हैं, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। जिस प्रकार से स्पर्मेटोसाइट सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा यह स्पर्म्स बने हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए हैं, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए हैं। तो ये जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हो गए हैं, तो यह इसकी मेल गैमीट का कार्य करते हैं, नर युग्मक का कार्य करते हैं, और जो ओवम होते हैं वह फीमेल गैमीट की तरह कार्य करते हैं। और जब इस नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात स्पर्म्स और ओवम का दोनों का संयुग्मन होता है, दोनों के केंद्रक और कोशिका द्रव्य का संयुग्मन होता है, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस प्रक्रिया के फलस्वरूप, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो ओवम होते हैं यह डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हो जाते हैं और यह ओवम परिवर्तित हो जाता है जाइगोट में, युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। अब बात यहाँ यह बताना है कि कुछ जीवों में यह स्पर्म और ओवम का सम्मिलन अर्थात फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप मेढक में देख लीजिए बरसात के मौसम में। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसमें स्पर्म और ओवम का सम्मिलन शरीर के अंदर विशेष अंगों में होता है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यह ओवम जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। फिर इसमें बार बार समसूत्री तरह का विभाजन होता है। इसमें विदलन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें एम्ब्रियो बनता है। अब इस जाइगोट से फिर इसकी मारुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गैस्टुला स्टेज आती है। और यह जो एम्ब्रियो बनता है यह मनुष्य में यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें त्रिस्तरीय सेल्स बनते हैं। सबसे बाहर की तरफ की जो स्तर होती है यह बाह्य स्तर, बीच वाली मध्य स्तर और यह आंतरिक स्तर, अर्थात 3 स्तर इसमें होते हैं। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो इस तीनों ही अंगों से, इन तीनों ही स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। और जब यह एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो बनने के 3 महीने के बाद जब उसमें की प्लेसेंटा पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं तब वह फीटस कहलाने लगता है। और एक निश्चित अवधि के बाद यह फीटस, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है जननांगों में, मादा के आंतरिक जननांगों में, यूटेरस में जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, वह एक निश्चित अवधि के बाद शरीर से बाहर आता है, जिसको डिलीवरी अर्थात प्रसव कहा जाता है। और यह जो जीव उत्पन्न होता है यह अपने जनक जैसा ही होता है संरचना में, केवल आकार उसका छोटा होता है, उसके अंग छोटे होते हैं और कुछ कम विकसित होते हैं। लेकिन यह जो या तो यह अपने जनक मेल जैसा होगा या अपने जनक फीमेल जैसा जीव उत्पन्न होता है। यह हमने आपको एक जनरल आइडिया दिया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, टेस्टिस और इससे संबंधित जो इसके ऑर्गन्स हैं, वह सभी मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें ओवरी है, इसके अलावा और भी ऑर्गन जो होते हैं जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं, वे सभी यानी ओवरी सहित और भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, जिसके बारे में हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अलग, और उसके जो प्रोसेस हैं जिसके फलस्वरूप फीटस का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।